वेलकम टू एमटी लर्निंग्स एक प्रभावी पहल। साथियों, हम सेशन नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। 5 ईयर प्लानिंग। तो इस सेशन के अंदर हम 5 ईयर प्लानिंग पंचवर्षीय योजना को डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेशन नंबर 1 में हमने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन और अर्ली फेज पर डिस्कशन किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है, चैनल पर जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए और सेशन नंबर 2 को और अच्छे से समझिएगा। आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान। साथियों, 1947 के बाद ही जैसा कि आप जानते हैं कि 1950 में जो है प्लानिंग कमीशन की स्थापना कर दी गई थी और भारत को जो है प्लानिंग इकोनॉमी पर चलाने के लिए प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान की शुरुआत करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और 1951 में 51 से लेकर के 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया। ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है के.एन. राज के अंडर में एक यंग इकोनॉमिस्ट थे, उनके अंडर में ये ड्राफ्ट किया गया और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में जो सबसे प्राइमरी चीजें हैं, सबसे प्राइमरी जो कंसर्न है उसको देखा जाए। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस मेनली द एग्रेरियन सेक्टर इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट इन द डैम्स एंड इरिगेशन। तो साथियों, उस समय क्या किया गया, जो एग्रेरियन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट यानी कि जो कृषि सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डैम्स और इरिगेशन, इस पर विशेष जोर दिया गया और यह मान करके दिया गया कि यदि हम कृषि के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देंगे तो इससे ना सिर्फ कृषि को बेनिफिट होगा बल्कि पीने के पानी को भी जो है हम रोक सकते हैं। इसके अलावा जो है हम अपने इंडस्ट्रीज को भी वाटर सप्लाई प्रोवाइड बेटर तरीके से करा सकते हैं। तो ये फर्स्ट 5 ईयर का प्लान था और इसी प्लान के अंदर जो है आप देख रहे हैं मुख्य जो बड़े डैम बनाए गए वो भाखड़ा नागल डैम एक इंपॉर्टेंट डैम था। ठीक है। और पार्टीशन के बाद जो है हमारी एग्रीकल्चर बहुत बुरे तरीके से सफर कर रही थी और इसीलिए जो है 1947 के बाद यही माना गया कि एग्रीकल्चर पर ही विशेष ध्यान हमको देने की जरूरत है। लेकिन उस समय जो भारत की परिस्थितियां थी तो नेशनल इनकम को लेकर के भी एक बड़ी बहस होना शुरू हो गया कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है यानी कि जो नेशनल इनकम है उसको कैसे राइज किया जाए। तो हम लास्ट पैरा को देखिएगा। वन ऑफ द बेसिक एम ऑफ द प्लानर वाज टू रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय को बढ़ाना जो है एक सबसे बड़ी चुनौती उस दौर में बन गई। विच कुड बी पॉसिबल ओनली इफ द पीपल सेव्ड मोर मनी देन दे स्पेंड। और ये तभी संभव हो सकता था जब लोग पैसा को बचाएं। लेकिन वो पैसे को बचाएंगे कैसे, उनकी तो इनकम ही नहीं है ना। और जिनकी इनकम है वो पैसा बचाते हैं और वो बहुत कम है ना, यानी कि कम ही लोग कमा रहे हैं तो कम ही बचाएंगे ना। सो द प्लानर सो टू पुश द सेविंग अप। तो प्लानर का ये काम था कि जो है ज्यादा सारा सेविंग बचे। दैट टू वाज डिफिकल्ट एज द टोटल कैपिटल स्टॉक इन द कंट्री वाज रेदर लो कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल। तो बहुत कम ही लोग काम कर रहे थे, इसलिए जो है सेविंग भी बहुत कम हो रही थी। पीपल सेविंग डिड राइज इन द फर्स्ट फेज ऑफ अ प्लान प्रोसेस अंटिल द एंड ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। पहले पंचवर्षीय योजना से लेकर के तीसरी पंचवर्षीय योजना तक आते आते धीरे धीरे भारत के अंदर सेविंग पैटर्न जो है राइज होने लगा। लोग अपने पैसे को बचाने लगे। अर्ली 1960s till the early 1970s the proportion of a saving in the country actually dropped consistently। 1960 से 1970 तक आते आते ये देखा गया कि लोग जो है धीरे धीरे अपनी बचत को कम कर रहे हैं और खर्चा ज्यादा करने लगे हैं। तो देश धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, प्रोडक्ट्स बन रहे थे, तो लोग अब पैसा कम जो है सेव करने की बजाय अब लोग भी जो है खर्च करने लगे थे, इन्वेस्ट करने लगे थे। तो ये सारी की सारी जो है इकोनॉमिक कंडीशन चल रही सेकंड 5 ईयर प्लान पर। तो सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई, यानी कि अब ये कहा गया कि देखिए आपने कृषि पर अब जोर दे लिया है, अब समय आ गया है कि देश की गति को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। पीसी महल नोबिस एक बहुत बड़ा नाम है, पीसी महल नोबिस, इसका नाम याद रखिएगा। पीसी महल नोबिस ने जो है सेकंड 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया है। तो साथियों, सेकंड 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट करने वाले कौन व्यक्ति हो गए, पीसी महल नोबिस। तो इसी दौरान क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी का जो एक अधिवेशन होता है, सेशन होता है अवधि में। अवधि कहाँ है, मद्रास सिटी में। तो मद्रास सिटी में जो सेशन होता है वहां पर ये डिक्लेयर किया जाता है, इट डिक्लेयर दैट द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज इट्स गोल। यानी कि आने वाले वक्त में क्या होगा, भारत के अंदर जो भारत का उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो क्या होगा, सामाजिक आधार पर जो है समाजवाद को लागू करना। यानी कि समाज जो है वो कैसा होगा, सोशलिस्ट पैटर्न के तरीके से होगा, जैसे कि यूएसएसआर में होता है। पूरे तरीके से सोशलिस्ट नहीं होगा, कुछ लेवल पर गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, हैवी इंडस्ट्रीज को या कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गवर्नमेंट गेन करने जा रही थी। ये इसका मतलब था पूरा पूरा। इसी संदर्भ में गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बाहर से आने वाले जो इंपोर्ट थे उस पर हैवी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन इससे मोटे तौर पर काफी नुकसान ही देखने को मिला।
नुकसान क्यों देखने को मिला? नुकसान इसलिए मिला क्योंकि भारत जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पिछड़ा हुआ था, हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। तो भारत ने बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करके फॉरेन से टेक्नोलॉजी खरीदी, ठीक है, और अपने यहाँ जो है इंडस्ट्रीज को ग्रो करना शुरू किया। लेकिन तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, as the industry attracted more investment than agriculture, the possibility of food shortage loomed large. The Indian planner would balancing industry and agriculture really difficult. Difficulties यहाँ पर देखने को मिल रही थी क्योंकि एग्रीकल्चर पर ध्यान हट गया था। अब चूंकि सरकार इंडस्ट्री पर ध्यान दे रही थी, जिस कारण से जो फूड प्रोडक्शन था वो कम होना शुरू हो गया। प्लानर्स के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में बैलेंस को कैसे एस्टैब्लिश करे, क्योंकि बैलेंस को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी हो गया था। द थर्ड प्लान वाज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड, और सेकंड के जैसे ही थर्ड प्लान भी था, जिसमें कि एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करके काम करने की कोशिश की गई। तो भारत के सामने ये हमेशा से ही चैलेंज बना रहा कि वो एग्रीकल्चर को फोकस करे या फिर वो इकोनॉमी को फोकस करे, और दोनों ही संदर्भों में भारत को काम करने की जरूरत थी। अब आते हैं की कंट्रोवर्सी। देखिए की कंट्रोवर्सी का क्या मतलब है? इसका साफ मतलब ये है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बीच में एक डिबेट होना जरूरी हो गया था कि भारत सरकार किस पर ध्यान दे, क्या हमारे देश के लिए जरूरी है, और कौन सी चीज हमारे देश के अंदर की समस्या को निपटा सकती है, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज और पॉवर्टी की प्रॉब्लम इंडिया में थी। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं गांधीयन इकोनॉमिस्ट। गांधीयन इकोनॉमिस्ट लाइक जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा का नाम याद रखिएगा, ये गांधीवादी व्यक्ति हुए हैं। इन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जिन्होंने रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी थी। देखिए महात्मा गांधी हमेशा चाहते थे कि गांव के अंदर उद्योग लगे, उद्योगों का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो। इन्होंने भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की बात करी है। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि भारत सरकार जो है दोबारा से लोकलाइजेशन की बात कर रही है, तो वही लोकलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ही है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ही है। तो जेसी कुमारप्पन ने इसकी बात करी। आगे चल करके चौधरी चरण सिंह ने एक अलग विकल्प दिया। देखिए चौधरी चरण सिंह और जेसी कुमारप्पा दो अलग व्यक्ति हैं, और चौधरी चरण सिंह के विचार भी अलग हैं। ये भारतीय लोक दल से निकल करके आते हैं और ये एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। और उनका कहना है कि एग्रीकल्चर एट द सेंटर ऑफ प्लानिंग फॉर इंडिया। मतलब कि ये कह रहे हैं कि भारत की जो एग्रीकल्चर है वो कोई रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो जाए, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी जो प्लानिंग है वो उसके सेंटर में एग्रीकल्चर आ जाए बजाय कि इंडस्ट्री। ये इनके कहने का मतलब है। ही सेड दैट द प्लानिंग वाज लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ अ प्रॉस्पेरिटी इन द अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्शन एट द एक्सपेंस ऑफ द फार्मर एंड रूरल पॉपुलेशन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो प्लानिंग है वो पूरे तरीके से जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको बेनिफिट कर रही है, गांव के लोगों को नहीं कर रही है। यही पूरे की पूरा इनका आर्ग्यूमेंट है। उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि इंडियन प्लानिंग डिड हैव एन एग्रेरियन स्ट्रेटजी टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। पहले भारत की जो स्ट्रेटजी थी वो फूड ग्रेन्स को बढ़ाने की थी, लेकिन बाद में वो शिफ्ट हो गई। तो द फेलियर वाज नॉट द पॉलिसी ऑफ बट द नॉन इम्प्लीमेंटेशन। तो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम देखी गई वो प्रॉब्लम ये देखी गई कि पॉलिसी बनाने में कोई समस्या नहीं आ रही, समस्या तो उसको इंप्लीमेंट करने में आ रही है। और कई सारे बड़े जमींदार लोग हैं जो इसका बेनिफिट ले रहे हैं और वो अपना राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भारत के सामने बहुत भयंकर समस्या थी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बीच में कैसे तालमेल बिठाया जाए। बात करते हैं पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की। तो भारत ने क्या काम किया था? देखिए उस दौर में आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर चल रहा था। इंडिया के सामने दो मॉडल थे, एक तरफ जो है कैपिटलिस्ट मॉडल था, लिबरल कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का ढांचा था। दूसरी तरफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात हो रही थी, जहां पर राज्य सब कुछ कंट्रोल करेगा। भारत ने क्या किया था? तो स्टूडेंट इंडिया ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया था। ये मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल का मतलब ये है कि आप अमेरिका से जो है अपने कैपिटल के कुछ मॉडल को लेंगे और यूएसएसआर से भी आप जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ पैटर्न को लेंगे। अल्टीमेटली इंडिया का गोल क्या था? सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही डेवलप करना। मिक्स मॉडल को इंडिया ने फॉलो किया, लेकिन जो क्रिटिक्स थे, जो आलोचक थे, उन्होंने दोनों ही पैटर्न पर इसको सवाल उठाए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है द एनलार्ज पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस द पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट दैट क्रिएटेड द इनफ हर्डल फॉर अ प्राइवेट कैपिटल। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जो है वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी तो इससे जो प्राइवेट कैपिटल है, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं भारत के अंदर, उनके सामने प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि वो बार बार सरकार से परमिशन लेंगे, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनको परमिट लेना पड़ेगा। अगर हम बार बार सरकार से पूछ के काम करते रहेंगे तो इससे क्या होगा? इससे करप्शन बढ़ेगा, सरकार टांग अड़ाएगी, टाइम बहुत लगेगा, ठीक है।
तो ये एक बड़ी समस्या थी। इसके अलावा ये था कि सरकार ने जो है बाहर से आने वाले जो गुड्स थे, उनके ऊपर हैवी टैरिफ लगा दिया, जिस कारण से वो भारत में आ ही नहीं सकते थे। अब यदि कोई बाहर का सामान इंडिया में नहीं आ पाएगा, कोई गुड्स बाहर से नहीं आ पाएगा, तो जो इंडिया के जो गुड्स है उनके साथ वो कंपटीशन नहीं हो पाएगा। अगर कंपटीशन नहीं हो पाएगा तो फिर हमारी जो गुड्स है उसकी क्वालिटी अच्छी कैसे होगी, वो नहीं हो पाएगी। जिस कारण से इंडिया के जो लोग हैं वो सस्ता सामान खरीदेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा सामान होता क्या है। देखते ही देखते जो भारत के अंदर अगर सरकार कंट्रोल करेगी तो करप्शन बढ़ जाएगा, लोग काम ही नहीं करेंगे, सरकारी जो कर्मचारी है वो पैसे लेंगे, उनके ऊपर कोई काम का प्रेशर नहीं होगा। तो ये सारी समस्याओं से भारत जूझता रहा। भारत के सामने ये चैलेंज आया कि क्या वो पब्लिक सेक्टर के तरीके से काम करे या फिर प्राइवेट को दे दे, प्राइवेट को अलाउ कर दे। ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि भारत सरकार को और ज्यादा एक्सेसिवली जो है कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि जितना उन्होंने कंट्रोल किया है वो काफी नहीं है, और ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए, और पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम को पूरे तरीके से अपने हाथ में लेना चाहिए। शिक्षा फ्री करे और हेल्थ केयर को भी फ्री करे। ठीक है। इन सारे समस्याओं को देखते हुए जो भी कदम उठाए गए उससे एक ही रिजल्ट निकल करके आया, और वो यह था कि भारत के अंदर कोई गरीबी कम नहीं हुई, बहुत कम गरीबी कम हुई, लेकिन एक बड़े पैमाने पर मिडिल क्लास बन गई। ये मिडिल क्लास क्या था? मिडिल क्लास वो वर्ग था जहां पर एजुकेटेड वर्ग था, जिनकी इनकम बहुत लिमिटेड थी, लेकिन वो स्पेंड करना जानते थे। ठीक है। तो एक मिडिल क्लास बन के सामने आया। लैंड रिफॉर्म, देखिए लैंड रिफॉर्म्स करना बहुत जरूरी था। लंबे समय से भारत के अंदर जमीन को लेकर के समस्या रही है, चाहे वो ब्रिटिश काल में रही हो, चाहे वो मुगल पीरियड में रही हो। ठीक है। ब्रिटिश काल ने भी जो है लैंड रिफॉर्म्स के काफी इशू रहे, लेकिन अल्टीमेटली आकर के भारत ने 1954 में जमींदारी को लेकर के कानून पास किया, और भारत के अंदर जो जमींदारी व्यवस्था थी उसको एबोलिश कर दिया। ठीक है। भारत ने इसके अलावा जमींदारी व्यवस्था या लैंड रिफॉर्म्स को सुधार करने के लिए कई सारे कदम उठाए, जिसके अंदर लैंड को कंसोलिडेशन किया गया। लैंड कंसोलिडेशन क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट, लैंड कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे प्लाट्स को मिलाकर के, छोटे छोटे जमीनों को मिलाकर के एक बड़ी जमीन तैयार की जाए, और ताकि वहां पर एग्रीकल्चर अच्छी हो सके। छोटी छोटी जमीन पर एग्रीकल्चर करेंगे तो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, बड़े लैंड पर अगर एक ही आप क्रॉप्स को उगाएंगे तो ज्यादा अच्छी वो उगेगी। इसके अलावा सीलिंग पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया गया। सीलिंग पैटर्न क्या था? सीलिंग पैटर्न का मीन मतलब ये था कि आप पर इंडिविजुअल जो है लैंड की होल्डिंग को आप जो है रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, यानी कि एक व्यक्ति एक सीमित मात्रा में जमीन पर नियंत्रण रख सकता है। ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली दैट सिस्टम वाज आल्सो फेल्ड। व्हाई डिड इट वाज फेल्ड? ये फेल क्यों हो गया? ये फेल इसलिए हो गया क्योंकि कोई भी कानून जो है भारत के अंदर सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, और जो है जो इंडिविजुअल पर लैंड को रिस्ट्रिक्ट किया गया वो भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा इंडिया में रहा है। ठीक है। जिस कारण से कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी। लास्ट के सेक्शन को देखिएगा। देयर आर मेनी प्रपोजल फॉर अ लैंड रिफॉर्म्स वर आइदर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू अ लॉ, व्हेन मेड इनटू अ लॉ दैट दे रिमेन ओनली ऑन पेपर। तो भारत के अंदर कुल मिलाकर के यही रहा कि जितनी भी लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसी रही, तो दे वर ओनली रिमेन ऑन द पेपर, वो पेपर पे ही रही। इट वाज नॉट एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑफ द करप्शन एंड माल प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो भारत के अंदर बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार और कुशासन रहा है। तो ये चीजें संभव नहीं हो पाई। पॉलिसी बन रही थी लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो रियलिटी में आ नहीं रही थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन, देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा है 1960s के दौरान। ठीक है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको इनिशिएट किया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आफ्टर दैट द श्रीमती इंदिरा गांधी हैड इनिशिएटेड दिस स्टेप्स एंड कंटिन्यूड द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एट द मल्टीपल एरियाज ऑफ द Indian state, specifically the Haryana and Punjab, that was received multiple government assistance to grow the crops and specifically the commercial crops like wheat and राइस। तो इसको समझते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है बड़ी मात्रा में। तो सरकार ने क्या किया था? सरकार ने जो है उन किसानों को, जो किसान अच्छा ग्रो कर रहे थे, अच्छा जो है डेवलप कर रहे थे, उन किसानों को सरकार ने बीज प्रोवाइड कराया, फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराया, पेस्टिसाइड प्रोवाइड कराया, अच्छी जो है लोन प्रोवाइड कराया। जिससे क्या हुआ? जिससे उनकी इनकम भी बढ़ी, और उन्होंने जो है फोकस होकर के एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। बड़े पैमाने पर जो है खेती हुई भारत के अंदर, और भारत जो है वो एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट बन गया। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर थी। स्टूडेंट, इंडिया जो है इससे पहले सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि भारत जो है, इंडिया हैड कॉन्स्टेंटली इम्पोर्टेड फ्रॉम अमेरिका लार्ज सेक्शन ऑफ फूड, लार्ज अमटीन क्वांटिटी ऑफ फूड। बड़े पैमाने पर जो है हम फूड को इंपोर्ट करते थे अमेरिका से। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है ये संभव नहीं हो पाया, भारत जो है सेल्फ सफिशिएंट अब हो गया था। ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर जो है मिडिल पीजेंट सेक्शन डेवलप हो चुका था। मिडिल पीजेंट का मतलब जो किसान गरीब नहीं थे, मिडिल क्लास किसान डेवलप हो चुके थे, उनको इससे बेनिफिट मिला।
व्हाइट रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूल की इन्होंने स्थापना करी है। ये क्या है? कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन है। कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि सभी लोग मिलकर के जो है दूध का उत्पादन करते हैं और डेयरी प्रोडक्ट का जो है उत्पादन करते हैं, और पूरे इंडिया में इन्होंने अपना जो है फार्मिंग सेटअप कर लिया है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसको जाना जाता है। ये केवल डेयरी रिवॉल्यूशन नहीं है, बल्कि जो है डेवलपमेंट भी है। इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। रूरल लेवल पर जो है पॉवर्टी को भी कम करने में इससे बहुत सहायता मिली है। और ये गुजरात में इस्टेब्लिश है, अमूल। ठीक है, आप इसको स्टॉप करके पूरा रीड कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर सो मच फॉर द लिसनिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे पहले हमने वीडियो अपलोड कर दी, उसको भी देखिए, चैप्टर को समझिए। कोई भी क्वेरीज हो अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।